मुंबई शहर जहां सपने पलते हैं और कभी कभी सपनों के साथ साथ दहशत भी। 1997 की वो सुबह मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। पत्रकारों की भीड़ में एक बिल्डर डरा हुआ, पसीने से तर अपनी जान की दुहाई देने आया था। लेकिन अचानक एक खबर ने पूरे माहौल को बदल दिया। सदा मामा मारा गया। वही बिल्डर जो अभी तक कांप रहा था अब खुशी से झूम रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के थे। लेकिन कौन था ये सदा मामा? वो शख्स जिसका नाम सुनते ही मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स की नींद उड़ जाती थी। वो इंसान जिसने अपने खूंखार अंदाज से पूरी मुंबई को दहला दिया था। वो मामा जिसे खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक साथ लग गए। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी दास्तानों में से एक है। एक कहानी जो बताएगी कि कैसे एक आम आदमी से सदा मामा बना मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। ये है कहानी सदानंद पावले की, जिसे दुनिया जानती है सदा मामा के नाम से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है खून, दहशत, धोखा और अंत में एक धमाकेदार एनकाउंटर। मुंबई का दगड़ी चौल एक ऐसी जगह थी जहां हर गली और हर कोना अपराध की कहानियों से भरा हुआ था। यही वह इलाका था जहां सदा मामा, जिसे असली नाम से सदा पावले के नाम से जाना जाता था, पैदा हुआ। दगड़ी चौल केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि यह गुंडों की पाठशाला थी। यहाँ की गलियां बीआरआई गैंग के खौफ में जीती थीं। बाबू रेसिम, रामा नायक और अरुण गवली का दबदबा हर तरफ था। दाऊद इब्राहिम के उभरने से पहले यही गैंग मुंबई के अपराध जगत का बेताज बादशाह था। इस चौल में एक जिम भी था, जो देखने में तो कसरत करने की जगह लगती थी, लेकिन असल में यह क्रूरता का ट्रेनिंग सेंटर था। बीआरआई गैंग के सभी छोटे बड़े गुंडे यहाँ अपनी ताकत और दबदबा बढ़ाने आते थे। यहीं पर सदा मामा ने भी अपने शरीर को मजबूत किया। लेकिन यह जिम उसके लिए सिर्फ कसरत की जगह नहीं थी। उसने यहाँ से सीखा कि कैसे हिंसा और आक्रामकता को अपने हथियार में बदलना है। सदा मामा शुरुआत में चौल के बाकी लड़कों जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सैल स्वभाव और मारपीट की आदत उसे बाकी सबसे अलग करने लगी। वह किसी को भी कहीं भी बेरहमी से पीट देता था। लोग उसकी हरकतों से डरने लगे थे। जो उसे रोकने की कोशिश करता, वह सदा के गुस्से और क्रूरता का शिकार बनता। सदा मामा के झगड़े और मारपीट ने उसे दगड़ी चौल में डर और खौफ का प्रतीक बना दिया। जो रास्ता नहीं देता, सदा उसे पीट देता। जो आंखें मिलाता, सदा उसे कुचल देता। धीरे धीरे सदा मामा बीआरआई गैंग के लिए एक परफेक्ट सोल्जर बन गया। वह एक ऐसा इंसान था जो बिना सोचे समझे हिंसा करने को तैयार रहता। यही वह वक्त था जब सदा मामा का नाम न सिर्फ दगड़ी चौल बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में भी गूंजने लगा। लेकिन यह तो केवल उसकी कहानी की शुरुआत थी। आगे चलकर सदा मामा ने वह किया जो उसे पुलिस और हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की हिट लिस्ट में पहुंचा गया। दगड़ी चौल में रहते हुए यह जरूरी नहीं था कि सदा मामा हमेशा से दाऊद के दुश्मन अरुण गवली के साथ ही थे। 1990 के दशक की शुरुआत में जब अरुण गवली अपने भाई पापा गवली की हत्या का बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड में सक्रिय हुआ, तो उसने अपने समर्थकों को एकजुट करना शुरू किया। इसी समय सदा मामा ने गवली के गैंग का हिस्सा बनकर अपनी जगह बनाई। पापा गवली की मौत ने अरुण गवली को तोड़ दिया था और उसका पूरा गैंग उस वक्त मनोज कुलकर्णी की तलाश में था, जिसे पापा गवली की हत्या का जिम्मेदार माना जा रहा था। हालांकि गवली के भाई को मारने में दाऊद के लोगों का हाथ था, लेकिन कुलकर्णी की गाड़ी में होने के कारण उसे दोषी समझा गया। गवली के लिए सदा मामा और विजय तरे जैसे लोग कुलकर्णी को ढूंढने और उसकी जानकारी निकालने के काम में जुट गए। सदा मामा ने अपनी क्रूरता और चालाकी का परिचय देते हुए पुलिस वाले के रूप में एक प्लान तैयार किया। उसने कुलकर्णी को धोखे से अपने जाल में फंसाया और फिर उसे दगड़ी चौल ले आया। दगड़ी चौल में सदा मामा ने कुलकर्णी को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठी। ये वही घटना थी जिसने सदा मामा के खौफ को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद सदा मामा केवल दगड़ी चौल का खतरनाक गुंडा नहीं रहा, बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी उसे एक क्रूर और खौफनाक शख्सियत के रूप में जाना जाने लगा। ये पहली बार था जब उसकी निर्ममता और रणनीति का डर अंडरवर्ल्ड में दूर दूर तक फैल गया।
सदा मामा का पहला बड़ा अपराध जिसने उसे पूरी मुंबई में कुख्यात बना दिया वह था एक बिल्डर का अपहरण और हत्या। मामला यह था कि उस बिल्डर ने सदा मामा को रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। बिल्डर को भरोसा था कि अरुण गवली से अपने संबंधों की वजह से सदा मामा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिरकार सदा मामा गवली के गैंग का ही हिस्सा था, लेकिन सदा मामा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने अपनी ही सोच और नियमों पर चलने का फैसला किया। सदा मामा ने उस बिल्डर का अपहरण किया और उसे दगड़ी चौल में ले जाकर बेरहमी से पीटा। जब बिल्डर का बेटा अपने पिता को इस हालत में देखने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मजबूरी में उसने वह रंगदारी की रकम देने का फैसला किया जिसे देने से उसके पिता ने इनकार कर दिया था, लेकिन यह भी बिल्डर की जान नहीं बचा सका। इस घटना ने सदा मामा के नाम को पूरे मुंबई के अपराध जगत में फैलाकर रख दिया। सदा मामा की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी खौफनाक कहानी में जल्द ही एक और बड़ा अपराध जुड़ गया। इस बार उसने वल्लभ, एक और बिल्डर की हत्या कर दी। वल्लभ ने भी रंगदारी देने से इनकार कर दिया था। उसका तर्क था कि वह अरुण गवली का आदमी है और अगर सदा मामा अपनी मर्जी से रंगदारी मांगेगा तो गवली उसे रोक लेगा। लेकिन सदा मामा ने न गवली की सुनी न वल्लभ की। उसने गवली के आदेशों को दरकिनार कर वल्लभ को मार डाला। वल्लभ की हत्या के बाद सदा मामा का नाम एक मामूली गुंडे से ऊपर उठकर एक खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर के रूप में जाना जाने लगा। अब मुंबई का हर बिल्डर, चाहे वह किसी भी गैंग से जुड़ा हो, सदा मामा के नाम से कांपने लगा। उसकी यह निर्दयी छवि उसे अंडरवर्ल्ड में और भी ताकतवर और डरावना बनाती जा रही थी। सदा मामा की अपराध की दुनिया में बढ़ती ताकत अब सिर्फ बिल्डर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे मुंबई के लिए खौफ का सबब बन चुकी थी। उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई थीं कि मुंबई पुलिस ने अब उसे खत्म करने की योजना बनानी शुरू कर दी। ये वह दौर था जब अपराधियों को अदालत तक लाने के बजाय सीधे एनकाउंटर में खत्म कर दिया जाता था। प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर और प्रफुल्ल भोसले जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब सदा मामा की तलाश में जुट गए थे। उनके बीच यह होड़ मची थी कि आखिर कौन सबसे पहले सदा मामा को ठिकाने लगाएगा। हालांकि पुलिस के इस खौफ का सदा मामा और उसके गैंग पर कोई असर नहीं था। उल्टा उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अब अरुण गवली जैसे बड़े गैंग लीडर की भी सुनने को तैयार नहीं था। सदा मामा अपनी खुद की पहचान बनाने और गवली गैंग से भी बड़ा गैंगस्टर बनने की दौड़ में था। वह न तो अपने गैंग के साथियों से समझौता करता और न ही पुलिस से। उसकी यही जिद और क्रूरता उसे और खतरनाक बना रही थी। ये दौर ऐसा था कि अपराधी या तो समाज के लिए काल बन जाता था या फिर पुलिस की गोलियों का शिकार। सदा मामा के मामले में भी यही हो रहा था। वह बिल्डर्स और आम लोगों के लिए आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। खास तौर पर बिल्डर्स के बीच सदा मामा का नाम सुनते ही डर उनकी रगों में दौड़ने लगता था। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सदा मामा को पकड़ने और उसे खत्म करने के लिए पुलिस ने हर संभव कोशिश शुरू कर दी। हर कदम पर उसके खिलाफ एक जाल बिछाया जा रहा था। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक अपराधी को खत्म करने की बात नहीं थी बल्कि सदा मामा के खौफ और आतंक को मिटाने का मिशन था। अब यह देखना बाकी था कि क्या सदा मामा अपनी खतरनाक जिंदगी को बचा पाता है या पुलिस उसे मौत के घाट उतारकर मुंबई को उसकी दहशत से आज़ादी दिलाती है। मुंबई की सड़कों पर जहां हर गली में खौफ और ताकत का बोलबाला था, वहां सदा मामा एक ऐसा नाम था जिससे हर किसी का दिल थम जाता था। मुंबई पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन सदा मामा इतना शातिर और चालाक था कि हमेशा पुलिस को चकमा देकर बच निकलता था। लेकिन जब मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उसके पीछे लग गए तो सदा मामा की रातों की नींद उड़ गई। वह जानता था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स सिर्फ गिरफ्तारी के लिए नहीं बल्कि खात्मे के लिए होते थे। इनका एक ही मकसद था, खत्म कर देना। सदा मामा सोचता था कि अगर पुलिस उसे पकड़ भी लेगी तो शायद वह बच जाएगा। लेकिन जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स की टीम ने उसे घेरा तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। विजय सालास्कर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनके नाम से ही अपराधियों की रूह कांप जाती थी, ने सदा मामा की जान ले ली। 1997 में विजय सालास्कर ने महज 15 दिनों के भीतर गवली गैंग के 3 सबसे खतरनाक शूटरों को एनकाउंटर में मार डाला। इनमें गणेश शंकर, विजय तांडे और सदा मामा शामिल थे। ये वही सदा मामा था
जो मुंबई के हर बिल्डर के नाइटमेयर्स में शामिल था। उसकी मौत के साथ ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड से एक और खतरनाक नाम गायब हो गया। सदा मामा की मौत ने एक तरफ तो अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी ओर मुंबई के बिल्डर्स के दिलों से उस खौफ का खात्मा भी किया जो सदा मामा ने बरसों से उनके अंदर बैठा रखा था। मुंबई में दाऊद इब्राहिम भले ही सबसे चर्चित डॉन रहा हो, लेकिन सदा मामा जैसे गैंगस्टर्स की हैवानियत की अपनी अलग ही कहानी थी। वो छोटे अपराधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने हर गली, हर मोड़ पर अपने खौफ का राज कायम किया था। हर किसी के दिल में उनका डर बैठा हुआ था। और जब सदा मामा की मौत हुई तो सिर्फ एक गैंगस्टर का अंत नहीं हुआ, बल्कि मुंबई की सड़कों से एक और आतंक का खात्मा हो गया। मुंबई की सड़कों पर एक और खतरनाक नाम का अंत हुआ और उस नाम का था सदा मामा। वो आदमी जिसने अपनी दहशत से शहर को डराया, अपनी क्रूरता से सबको तोड़ा और अपनी हिंसा से मुंबई के अंडरवर्ल्ड को अपनी मर्जी से चलाया। वो कभी किसी के सामने झुका नहीं, ना पुलिस से, ना अपने गैंग के साथियों से। उसकी शातिर चालें और निर्दयी तरीके उसे हर किसी के लिए खतरनाक बना देते थे। लेकिन आखिरकार उसकी कहानी खत्म हो गई और उसका खात्मा भी वैसा ही था जैसा उसकी पूरी जिंदगी, नरक जैसा। सदा मामा का नाम अब एक खौफ के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। उसकी क्राइम स्टोरी ने पूरे शहर को हिला दिया था और जब वो मुंबई के किसी बिल्डर का खून करता था या रंगदारी की रकम वसूलता था तो उसकी काली दुनिया और भी गहरी हो जाती थी। वह किसी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और जब पुलिस ने उसे पकड़ने का इरादा किया तो सदा मामा ने कभी भी उसकी गिरफ्तारी से ज्यादा अपनी मौत को सही समझा। लेकिन आखिरकार वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराध के रास्ते पर चलाई, उसे मुंबई पुलिस ने ढेर कर दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स ने उसे ऐसे मारा जैसे वो एक आतंकवादी हो। उसका खात्मा मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लिए एक झटका था। सदा मामा का अंत ये बताता है कि किसी भी अपराधी का अंत हमेशा खौफनाक होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। उसकी कहानी हमेशा दुख, दर्द और तबाही में ही खत्म होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।